हाफिज साहब, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला अब ये काफ़ी कंट्रोवर्सी इस वक्त हो चुकी है और नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन उसके बाद अब आगे क्या है? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? अब हुकूमत इसके खिलाफ किस तरह से जा सकती है और उसमें क्या हो सकता है? कानूनी तौर पर क्या होगा? इससे लार्जर बेंच बनेगा, क्या है आगे? उसामा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। इसके तीन एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट्स ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसके लीगल रिपरकशंस क्या हैं। दूसरा ये है कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है। और तीसरा ये है कि जो हमारा इंटरनेशनल सारे मिलिट्री लॉ से रिलेटेड है उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर इन मिलिट्री लॉज की एप्लीकेशन किस हद तक है। तो पहले मैं आपके पहले सवाल के जवाब पे आ जाता हूँ कि इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो इन्फोर्स है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको वैलिडेट कर दिया है 10/5 से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, और 20 अप्रैल 2023 से उसकी इफेक्टिव डेट है। अब उसके अंदर ये है कि ये जो जजमेंट आई थी 23 अक्टूबर को, जिसके अंदर उन्होंने जो 2 अमेंडमेंट्स थी, जो सेक्शन 2D1 के नीचे और सेक्शन 59(4) आर्मी एक्ट 1952 के अंदर आई थी, उन्हें अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ये है कि वो अपील फाइल करे, और अपील का टाइम है 30 डेज। और उसके बाद ये है कि एक लार्जर बेंच जो बनेगा जो 5 जजेस से ज्यादा होगा, और वो फैसला करेगा कि जो अपील आई है उसका हमने फेट क्या करना है। और जी, मेरा ख्याल हाफिज साहब से दोबारा हम कोशिश करते हैं जी कनेक्ट करने की। जी हाफिज साहब, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। और जिन लोगों ने ये जिन जजेस फिर उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। दोबारा कोशिश करते हैं कि उनसे बात हम कंटिन्यू कर सकें। और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे हाफिज़ एहसान अहमद साहब। अब सुप्रीम कोर्ट ने जी हाफिज़ साहब, सॉरी सर, बार बार मेरा ख्याल है कोई कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से आप प्लीज़ मुकम्मल कीजिएगा बात। जी, तो उसामा भाई ये है कि अब एक लार्जर बेंच बनेगा, और वो लार्जर बेंच जो है उन 5 जजेस पे नहीं आएगा, ये उसका हिस्सा नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इससे बड़ा बेंच बनाएंगे। वो 7 मेंबर्स बेंच हो सकता है, 8 मेंबर्स बेंच हो सकता है, 9 मेंबर्स बेंच हो सकता है, या जो रिमेनिंग हमारे सारे जजेस हैं उन पर भी मुश्तमिल कर दे। चूँकि जो जब से ये लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स आई थी 1967 से लेके आज तक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मल्टीपल जजमेंट्स इसके ऊपर आई हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ उन्होंने इन अमेंडमेंट्स को वैलिडेट किया है, बल्कि उसके अंदर जितना भी प्रोसेस था उसको ये भी कहा है कि ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है, गवर्नमेंट की लीगल कॉम्पिटेंसी भी है कि वो लॉ बना सकती है। उसके बाद उन्होंने ये भी होल्ड किया है कि ये जो ऐसी चीज़ें हैं कि इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू भी अवेलेबल है, कि अगर किसी को सजा दी जाए तो उस सजा को आप हाई कोर्ट के अंदर जाके सेकंड टियर के ऊपर जाके चैलेंज कर सकते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी आ जाते हैं। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर 2 हिस्से थे। एक वो था जो 10th जो आर्टिकल 10A से रिलेटेड है, जो हमारी 18th अमेंडमेंट आई, तो उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सारी जो लॉज थे उनको वैलिडेट करती रही है, या उनको अल्ट्रा वायरस आज तक नहीं कहा। और उसके बाद जो 2010 के अंदर 18th अमेंडमेंट आई, उसके बाद भी हमारी जो एक जजमेंट आई जो 17 मेंबर्स जजमेंट थी, जिसके अंदर 11 मेंबर्स ने इसको लॉज को वैलिडेट किया, और 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी वैलिडेट किया। फिर उसके बाद 2017 के अंदर 5 मेंबर्स जजमेंट आई, उन्होंने भी जो लॉज थे उनके मुतालिक अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा, बल्कि इन चीज़ों को वैलिडेट किया। तो ये सारी चीज़ें हमारी 48 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इस जो लेटेस्ट जजमेंट आई है इससे डेविएट किया है, और एक नया प्रिंसिपल उसके अंदर डिजाइन किया है जो अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 8 के नीचे जब वहाँ के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोविजन भी अवेलेबल है आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 3 के नीचे, कि ये जो 3 लॉज हैं या हमारे लैंड रिफॉर्म्स के लॉज हैं, उनको आप फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद पर अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब इसके रिपरकशंस जो हैं वो बड़े लीगल हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि चूंकि आपकी जो जुरिस्डिक्शन थी वो यही 2 सेक्शन देते थे आप लॉज की एप्लीकेशन को, जो सिविलियंस के ऊपर है। नंबर 1 ये है कि आपके जितने भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर या मिलिट्री के अंदर जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, सिविलियंस हैं, वो इसकी एम्बेड से निकल गए। नंबर 2 ये है कि जितने भी टेररिस्ट है जो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लड़ रहे थे वो इससे निकल गए। तीसरा, जिन्होंने एस्पिनेज या स्पाई के लोग पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, चूंकि आपका लॉ इस वक्त है नहीं है, वो इससे निकल गए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद। चौथा उसके अंदर यह है कि अगर कोई शख्स जाके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाके अटैक करता है या उसके ऊपर सिविलियन है,
वो जाके उसको सबोताज करता है किसी जगह को, तो वो भी इस एम्बेड से निकल गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जो अल्ट्रा किस्म के होते हैं, अगर कोई शख्स जो है उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर है, वो भी इस एम्बेड से निकल गया। और फाइनली ये है कि जितने भी आपके रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर काम करते रहे या वहाँ से रिटायर्ड हो गए हैं इन तीनों सर्विसेज के अंदर, वो भी इस एम्बेड से निकल गए हैं। तो इसके बड़े लीगल और सीरियस से रेपरकशंस है। और मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट इसके खिलाफ जाएगी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को अटेंड करके एक एलेबोरेटिव जजमेंट देगी, क्योंकि मिलिट्री लॉज दुनिया के हर मुल्क के अंदर है और 36 दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स जो है सिविलियंस को ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, 36 ममालिक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।